यार ऑफिस में जाना, वो मार्कर वहां पे पड़ा होगा ब्लैक कलर का, ले आना वो। टेबल पे पड़ा होगा। वंश, तेरा पेपर। हेडिंग क्या दी थी? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था एओ ह्यूम? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। ठीक है। तो जब कांग्रेस बनी, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? हम्म। लॉर्ड डफरिन। पहला सेशन कब हुआ इसका? हम्म। 1885 में ही। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे है ये? बॉम्बे में। पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? हम्म। वो मेष चंद्र बैनर्जी। कितने लोगों ने अटेंड की थी ये मीटिंग? 72 लोगों ने। ठीक है। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता था? कल बताया था आपको। हाँ, 1 साल। 6 महीने कौन बोल रहा है? एक और सेशन याद रखना, 1888 में जो सेशन हुआ था, ठीक है, फोर्थ सेशन था ये। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है। पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट आईएनसी का जॉर्ज यूल, 1888 में। लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी। यूल, YULE।
शाबाश। कितने कामचोर आदमी हो यार आप। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जॉर्ज यूल। लिख लिया। कांग्रेस जब बनी, उसके बनने के बाद दो थ्योरीज फ्लोट की गई। एक तो कौन सी? एक तो कौन सी? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, और दूसरी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है। ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? क्या है ये दोनों थ्योरीज, किसी को पता है? कल मैंने एक तो डिस्कस की थी आपके साथ, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कल बताई थी ना मैंने आपको। क्या थी ये थ्योरी? हाँ हाँ। जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर आपकी सीटी होती है ना, होती है ना। तो वो क्या होता है, प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है, कि अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो सीटी ऊपर उठ जाएगी और हवा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो कांग्रेस भी उस प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम कर रही है। ठीक है, जो करता कुछ नहीं है, बस चिल्लाता है। ठीक है। लोगों का प्रेशर रिलीज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये थ्योरी किसने दी? लाला लाजपत राय ने। इस थ्योरी को अपोज करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने थ्योरी दी थी, लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी। उनने ये बोला कि भाई, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में तो ये बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस वाले लोगों का यूज किया है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि ब्रिटिशर्स ने हमारा यूज नहीं किया, हमने ब्रिटिशर्स का यूज किया। ठीक है। कि एओ ह्यूम को हमने यूज किया एज ए लाइटनिंग कंडक्टर, क्योंकि देखो, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और उनसे ऐसे हम मांगे लड़के मनवा नहीं सकते। तो हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो ब्रिटिशर जिस पे भरोसा करते थे। ठीक है। इसलिए हमने एक ऐसा इंसान चुना जो ब्रिटिशर, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। ठीक है। और उसको बोला कि हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही चीज़ें करेंगे, आप हमारे हमारे साथ कोई दिक्कत मत होने देना। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने यूज़ किया है ब्रिटिशर्स को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर, अपनी मांगे मनवाने के लिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? हम्म। हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर का काम होता है कि ऊपर से बिजली कड़क रही है तो वो नुकसान ना हो कुछ, वो नीचे चली जाए सीधे। तो यहाँ पे एओ ह्यूम को इन्होंने यूज़ किया एज ए लाइटनिंग कंडक्टर, कि इनकी डिमांड सीधे ब्रिटिशर्स तक पहुंच जाए और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बीच में। ठीक है। तो दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह ठीक है। हाँ। सेफ्टी वॉल्व में लाला लाजपत राय बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बनाया है इसलिए कि लोग जो हैं वो रेजिस्ट ना करें। ठीक है। ये बोल रहे हैं हमने कांग्रेस खुद ही बनाई है, हमने ब्रिटिशर्स को यूज किया, इनको पता नहीं चल रहा, हम इनसे ज्यादा चला गए। समझ रहे हो? तो दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ने सेफ्टी वॉल्व को सपोर्ट किया है, कुछ ने लाइटनिंग कंडक्टर को सपोर्ट किया है। ठीक है। उतना आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, एरा ऑफ मॉडरेट्स। इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम लिखो पहले। कौन कौन लीडर्स थे मॉडरेट्स के? हम्म।
गोपाल कृष्ण गोखले, लिखो ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को किस नाम से बुलाया जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी लिख लेना कहीं पे। दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले तो मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद लिखो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। राश बिहारी घोष। राश बिहारी घोष। राश बिहारी घोष। ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी। डब्ल्यू सी बैनर्जी भी लिख लो, एटसेट्रा। इनके ऑब्जेक्टिव्स लिखो, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इनके? ऑब्जेक्टिव्स लिखो। टू अचीव डोमिनियन स्टेटस। टू अचीव, कौन बताएगा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? कमल, आप बताओ। कल नहीं आए थे? याद नहीं रहा? हम्म। हम्म। आपको पता है? क्यों नहीं पता है यार? वरुण क्या है? हाँ, उनको पार्टिसिपेशन चाहिए। डोमिनियन स्टेटस में क्या चाहिए लोगों को? पार्टिसिपेशन चाहिए। किस में पार्टिसिपेशन चाहिए? रूल में। जो रूल कर रही है ब्रिटिश सरकार, उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए। आपको क्यों नहीं याद रहता है? हाँ, क्या करते हो यार? भाषण सुन के चले जाते हो घर पे? डोमिनियन स्टेटस, ब्रैकेट में लिखो इसके। विच वॉज गिवन टू, विच वॉज गिवन टू सम ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ये डोमिनियन स्टेटस ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज मांग रहे थे ये लोग। ऐसा डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिशर्स अपनी बाकी कॉलोनीज में दे चुके थे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे इन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया हुआ था, पर इंडिया में नहीं दे रहे थे। इसके लिख लो, डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, बाद में भूल जाओगे। लिखो, डोमिनियन स्टेटस इम्प्लाइड, डोमिनियन स्टेटस इम्प्लाइड वर्किंग एज ऑटोनॉमस एंटिटीज, वर्किंग एज ऑटोनॉमस एंटिटीज
विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, वर्किंग एज ऑटोनॉमस एंटिटीज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहना है, बट अंडर रह के ऑटोनॉमी मिल जाए। ये वर्ड सुना है ना आपने, ऑटोनॉमी। क्या होता है ऑटोनॉमी? इंडिपेंडेंस, अपना काम करने की इंडिपेंडेंस मिल जाए। ठीक है। अभी आपके लद्दाख में काफी देर से प्रोटेस्ट चल रहे थे, है ना? क्या मांग कर रहे हैं लद्दाख वाले? इंडिपेंडेंस। हम्म। क्या मांग कर रहे हैं लद्दाख वाले? हम्म। उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं ना। ठीक है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 6। ठीक है। जहां पे सेंटर जो है कुछ स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका एक अलग से कल्चर है, यूनिक कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ऐसी 4 स्टेट्स हैं जहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हुई हैं, एडीसीज, नॉर्थ ईस्ट में। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। ये 4 स्टेट्स हैं जहां पे जो 6 शेड्यूल के अंडर आती हैं। ठीक है। अब लद्दाख भी बोल रहा है कि मेरे को भी 6 शेड्यूल में डालो। 6 शेड्यूल में डालने से क्या होगा कि वहां पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको अथॉरिटी मिल जाएगी। फिर कोई भी लॉ वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पूछे बिना इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है? ताकि उस एरिया के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो उनकी नहीं सुन रहा है कोई। ठीक है। कल को यहाँ पे आके बाहर के लोग बस जाएंगे, अपने हिसाब से चीजें करेंगे, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा सारा। तो आर्टिकल 29 और 30 बोलता है ना कि यूनि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का फंडामेंटल राइट है आपके पास, है ना? तो इसीलिए इसी आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? सेल्फ रूल। ठीक है। रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, पर नीचे रूल खुद करेंगे। ठीक है। समझे? क्या लिखा आपने? फर्स्ट पॉइंट लिखा ना अभी। सेकंड लिखो। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस एंड इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस थ्रू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, थ्रू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। क्या मतलब है इसका? हम्म। क्या मतलब है कहने का इसका? समझ में आया? ठीक है। कि जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वहां पे इंडियंस की भी पार्टिसिपेशन करवाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करवाओ। ठीक है। ये डिमांड कर रहे थे मॉडरेट। तीसरा लिखो। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। बेसिकली ये चाहते थे कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाए ज़्यादा। ठीक है। और जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं वो खोले जाएं। और इंडिया में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था कहाँ पे? रुड़की में। ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एट रुड़की। कहाँ पे रुड़की? यूपी में। ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। कैसी स्ट्रगल करते थे ये लोग? कैसी स्ट्रगल करते थे? चाय पकोड़े। फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। ऐसा नहीं है सिर्फ चाय पकोड़े, नहीं भाई, और भी बहुत कुछ किया है इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दे कैरिड अ प्रोपोगेंडा। दे कैरिड अ प्रोपोगेंडा। क्या स्पेलिंग होते हैं? गेंडे के तो मेरे को आते हैं। प्रोपोगेंडा थ्रू प्रेस। थ्रू प्रेस। तो प्रेस के थ्रू लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। तो एक साइड लिखो लीडर्स, दूसरी साइड लिखो उनके न्यूज़पेपर्स या जर्नल कौन कौन से थे। एक साइड ऐसे लिखना लीडर्स, दूसरी साइड लिखना जर्नल्स। स्लैश न्यूज़पेपर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट लीडर लिखो दादा भाई नौरोजी। इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी के वॉइस ऑफ इंडिया। अब ये चीजें आपको याद करनी है। दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया। दूसरा लिखो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्या नाम था इनके न्यूज़पेपर का? बंगाली। ठीक है। थर्ड लिखो फिरोज शाह मेहता। अच्छा, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? हैं? बंगाल गैजेट। किसने रिलीज किया था वो? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ठीक है। अभी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था ये, लिख लेना ये भी। क्या था? बंगाल गैजेट। जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का न्यूज़पेपर कौन सा था? बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल। ये वो हिक्की नहीं है भाई, क्यों हंस रहे हो आप? और गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा न्यूज़पेपर था? बॉम्बे क्रॉनिकल। CH। गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा था? सुधारक। सुधारक। SUDHARAK। सुधारक। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इनकी ना 3 Ps वाली स्ट्रेटेजी थी। क्या थी ये 3 Ps वाली स्ट्रेटेजी? हाँ? प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। पर यहाँ पे प्रोटेस्ट कैसा है? पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 3 P स्ट्रेटेजी, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। उसके बाद लिखो लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस थी इनकी मॉडरेट्स की? कल बताया था मैंने आपको, क्या क्या लिमिटेशंस थी इनकी। हम्म?
मॉडरेट्स की लिमिटेशंस क्या थी? और आप तो और मास सबसे बड़ा, मासिस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, और इसलिए मासिस ने इनको सपोर्ट भी नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, नो फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासिस, नो फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासिस। तो फिर भरोसा किस पे करते थे? किस पे भरोसा करते थे? ब्रि- हाँ, ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, नो फेथ इन द मास, इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, बट हैव फुल फेथ, बट हैव फुल फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट हैव फुल फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। डफरिन ने क्या बोला था कांग्रेस के लिए? कि कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, ये भी लिख लेना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या बोला था? कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। किसने बोला था? डफरिन ने। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। अब ऐसा नहीं है कि इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो है। क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने बताया था आपको कल। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? हैं? हाँ चलो, वो तो करते थे। हम्म, हाँ, सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में जगाई। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो कंट्रीब्यूशंस में, पॉलिटिकल अवेयरनेस हैड बीन प्रमोटेड बाय मॉडरेट्स। तो जो भी ये वेस्टर्न आइडियाज हैं, पॉलिटिकल आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कहाँ से आया? मॉडरेट से। ठीक है, देखो जब भी हम ये डिबेट करते हैं मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है, तो मॉडरेट्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो मॉडरेट्स हैं, बेशक उन्होंने मासिस को सपोर्ट नहीं किया, मासिस को अपने साथ लेके नहीं चले, बट उन्होंने एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाई, जिसके बेसिस पे हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद फिर उस फाउंडेशन के पे ही वो चला। समझ रहे हो? वो स्ट्रांग फाउंडेशन क्या थी? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये आइडियाज जो थे, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आइडियाज जो थे ये किसने दिए? मॉडरेट्स ने दिए। ठीक है, कि मॉड ये जो मॉडरेट्स को लोग जो भी सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि जो मॉडरेट लोग थे वो बेशक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट की तरह लड़ नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने का काम कर रहे थे, कि भाई कल को अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो हम करेंगे क्या। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था ब्रिटिशर से, बट एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी बनाना भी उनका मकसद था। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे चले भी, अगर आज ही चले जाएं ब्रिटिशर्स और पीछे वैसा ही गंद मचा रहे, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है ब्रिटिशर्स के जाने का। इसलिए लोगों में अवेयरनेस होना अपने राइट्स के प्रति, और लोगों को वो सब राइट्स मिलना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फाउंडेशन बनाने का काम किसने किया है? मॉडरेट्स ने किया। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? पॉलिटिकल अवेयरनेस हैड बीन प्रमोटेड बाय मॉडरेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, वेस्टर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, वेस्टर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। अब आपको पेपर जल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि मार्च तक तो कैलेंडर आ गया, उसमें तो पेपर है नहीं आपका। लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आइडियाज है।
दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? इकोनॉमिक क्रिटिक। ब्रिटिशर्स को किसने एक्सपोज किया? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हम आज पढ़ते हैं, वन वे फ्री ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ये हमें कहाँ से पता चला? मॉडरेट से। इन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी, ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश का जो ये इकोनॉमिक रूल था उसको क्या किया? एक्सपोज किया इंडिया में। तो सेकंड लिखो, इकोनॉमिक क्रिटिक। इकोनॉमिक क्रिटिक। इसमें लिखना, ड्रेन थ्योरी वॉज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। ड्रेन थ्योरी, हाँ, ड्रेन थ्योरी वॉज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। इन्होंने एक किताब लिखी थी दादा भाई नारोजी ने, कौन सी? जिसमें ड्रेन थ्योरी दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये अन ब्रिटिश रूल क्यों बोला है इन्होंने? मतलब कौन कर रहा था? कब? 1858 के बाद तो ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी। ये अन रूल को अन ब्रिटिश क्यों बोला है इन्होंने? हाँ, वेरी गुड। अन ब्रिटिश क्यों बोला? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था सही में ब्रिटेन में, वैसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो रूल था वो अन ब्रिटिश था, मतलब जैसा रूल उनकी कंट्री में वो करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ पे राइट्स नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिक राइट नहीं दे रहे, फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे, पॉलिटिकल राइट कुछ नहीं दे रहे इधर। तो इस रूल को क्या बोला दादा भाई नारोजी ने? अन ब्रिटिश बोला। क्या बोला? अन ब्रिटिश बोला, ठीक है, समझे। पोवर्टी तो थी। उसके बाद लिखो, आरसी दत्त ने भी एक बुक लिखी थी, कौन सी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, दे अपोज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दे opposed, OPPOSED, they opposed the transformation of self-sufficient economy, they opposed the transformation of self-sufficient economy into colonial economy, into colonial economy, ठीक है। किस चीज को अपोज किया? कि भाई जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करती थी, सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉलोनियल। अब हम ब्रिटिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने क्या किया? अपोज किया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ब्रिटिशर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ठीक है। सबसे पहले आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में क्या किया गया था? 1861 के एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। हाँ, 15 देखिए कितने से वो नहीं मुझे पता, ठीक है। लिखो, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड,
imperial legislative council was formed and few Indian members were also added. And few Indian members were also added. ठीक है, उसके बाद लिखो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कब आए उसके बाद? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में। इसमें क्या किया गया, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है इंडियंस की, वो इसमें बढ़ाई गई। ठीक है, इसमें बोला गया कि 10 से लेके 16 लोग जो होंगे वो कौन होंगे? इंडियंस होंगे। अच्छा, ये जो इंडियंस हैं ये नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होगी इनकी। देखो, दो टाइप के मेंबर्स होते थे इन, अभी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं है, नॉन ऑफिशियल बोला बस इनको। दो टाइप के मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होते थे असेंबलीज में। एक तो ऑफिशियल मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो इंडियन मेंबर्स होते थे उनको क्या बोलते थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो इधर बोला कि 10 से 16 इंडियन लोग होंगे, पर होंगे कैसे? वो नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, फिर 1909 के बाद ऑफिशियल मेजोरिटी रखने को बोल देंगे ये, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखने को, कि नॉन ऑफिशियल आप मेजोरिटी रख सकते हो, बट डिसीजन मेकिंग सारी किसके पास होती थी? ऑफिशियल्स के पास। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया 1892 में? हम्म, कि आप जो है बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर बजट को चेंज, डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बट बजट को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो लिखना इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, बजट कुड बी डिस्कस्ड, बजट कुड बी डिस्कस्ड एंड क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, एंड क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। ठीक है, बट बजट को चेंज करने की पावर नहीं दी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था इस एक्ट के बाद। क्या स्लोगन दिया था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्या स्लोगन दिया था आईएनसी ने? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि भाई आप टैक्स तो हमसे पूरा ले रहे हो, पर जो बजट बना रहे हो उसमें हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। ठीक है, तो बिना रिप्रेजेंटेशन के हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे, ये स्लोगन दिया था। ठीक है, सॉरी। सेकेंड हेडिंग दो, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। ठीक है, कल करेंगे ये।